हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ज्योग्राफी क्लास। अपने 11th क्लास जो है ज्योग्राफी की आज इंग्लिश मीडियम की, उसके अंदर लेसन फोर्थ जो थे उसके दो पार्ट अपने कर चुके हैं। आज जो है लेसन फोर्थ का थर्ड पार्ट जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स जो है इस टॉपिक पे अपने स्टडी कर रहे थे इस लेसन के अंदर, जिसमें अपने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है उसके बारे में पूरा डिटेल से अपने स्टडी कर दिया। उसके बाद अपने प्लेनेट जो प्लेट्स हैं, प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी है, उस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंदर अपने स्टडी कर रहे थे। उस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में भी अपने जो 7 मेजर प्लेट्स हैं उनके बारे में एंड सम जो अनदर प्लेट्स थी उन प्लेट्स के बारे में भी अपने यहाँ पर जो है स्टडी की है। जो छोटी प्लेटें थी अपने, या माइनर प्लेट जिन्हें बोला जाता है, उन माइनर प्लेट्स के बारे में अपने यहाँ स्टडी की। उसके बाद में अपने जो प्लेट्स थे इनके अंदर, प्लेट के अंदर बाउंड्रीज जो हैं उन बाउंड्रीज को अपने स्टडी कर रहे थे, जिसमें अपने प्लेट बाउंड्रीज जो थे उसके बारे में पढ़ा था। प्लेट बाउंड्रीज जो हैं उन बाउंड्रीज के बारे में अपने यहाँ पढ़ रहे थे, जिसमें अपने फर्स्ट जो थी अपने बाउंड्री पढ़ी थी वो पढ़ी थी डाइवर्जेंट बाउंड्री। सेकंड जो थी वो अपने पढ़ी थी कन्वर्जेंट बाउंड्री पढ़नी है, जो कन्वर्जेंट बाउंड्री। थर्ड जो है वो इसमें आती है, उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो अपने यहां स्टडी कर रहे हैं इन प्लेट बाउंड्रीज की। तो आपको जैसे डाइवर्जेंट बाउंड्री में बताया था, अभी इसमें जो प्लेटें होती हैं वो क्या करती हैं, एक दूसरे की जो अपोजिट होती है, अपोजिट मूवमेंट करती हैं, यानी ये जो है वो इस टाइप से मूवमेंट करती हैं और बीच का जो प्लेस है उस प्लेस को यहाँ पर रिक्त कर देती हैं या उस प्लेस को यहाँ पर खाली छोड़ देती हैं। और उसके बाद में ये जो क्रस्ट होती है कि उससे अपने यहाँ पर न्यू स्ट्रक्चर्स वगैरह बनती हैं। इसके बाद में अपने कन्वर्जेंट बाउंड्री जो है इसे पढ़नी है। कन्वर्जेंट बाउंड्री में क्या होता है, जो एक प्लेट होती है वो अनदर प्लेट के ऊपर जो है आ जाती है, या ये कह सकते हैं वेयर द क्रस्ट इज डिस्ट्रॉयड एज वन प्लेट डाइव्ड अंडर अनदर, यानी यहाँ पे क्या होगी, वन प्लेट जो है वो डाइव्ड करेगी अनदर प्लेट के ऊपर, और जिस पॉइंट के ऊपर या जिस लोकेशन के ऊपर ये सिंकिंग करेगी, यानी ए प्लेट जो है वो सिंकिंग करेगी या अकर्ष होगी, उस पॉइंट को अपने सबडक्शन पॉइंट कहा जाता है, या सबडक्शन जोन कहते हैं। जैसे ये प्लेट जो है इस पॉइंट के ऊपर यहां पर कर रही है तो ये पॉइंट सबडक्शन जोन होगा इसका, तो उसको सबडक्शन जोन कहा जाता है। अब देखिए ये जो अपने कॉन्वर्जेंट प्लेट्स जो होती है, कॉन्वर्जेंट बाउंड्रीज जो होती है, इन बाउंड्रीज से 3 टाइप के अपने स्ट्रक्चर जो है या 3 टाइप्स की ये प्लेट्स हो सकती हैं जिनमें ये चलती है, जिसमें आपको बताया था बिटवीन एन ओशियनिक एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट, बिटवीन 2 ओशियनिक प्लेट, बिटवीन 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट। तो जो बिटवीन 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के अंदर भी ये अपने कन्वर्जेंट बाउंड्री हो सकती है, ओशियनिक में हो सकती है, एक ओशियनिक और एक कॉन्टिनेंटल हो सकती है, तो दोनों के अंदर ये पॉइंट हो सकता है। इसके बाद आज जो अपने पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। अब देखिए ट्रांसफॉर्म बाउंड्री के अंदर जो अपने मूवमेंट होती है इनकी प्लेट्स की, वो मूवमेंट इस टाइप की मूवमेंट होती है, यानी ये जो मूवमेंट है वो आगे पीछे हलचल करती है, ऐसे इस प्रकार से जो है वो गति करती है प्लेट्स जो है इस टाइप में। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में यानी इस प्रकार से आगे पीछे की ओर जाती है, यानी ये ऐसे आगे पीछे, ऐसे आगे पीछे की ओर। तो इसमें देखिए जो अपने आ सकता है या अपने कह सकते हैं भी जो क्रस्ट होती है वो क्रस्ट जो है ना तो डिस्ट्रॉय होती है और ना ही कोई न्यू प्रोड्यूस करती है एलिमेंट। हॉरिजेंटल जो पास्ट है इन दोनों के बीच में होता है, यानी हॉरिजेंटल मूवमेंट करती है, ये हॉरिजेंटल मूवमेंट करती है, वर्टिकल नहीं, हॉरिजेंटल मूवमेंट जो है वो ये करती है, जिसकी वजह से ये आगे पीछे होते रहते हैं। इनके अंदर फॉल्ट्स वगैरह जो हैं वो आ जाते हैं, प्लेन स्प्रेटिंग इसमें हो सकता है, और प्रीपेंडिकुलर जो अपने मिड ओशियनिक रिजेस हैं
वो इसमें इंक्लूड हो सकती हैं। इसके लिए अपने ये कहते हैं वेयर द क्रस्ट इज नेदर प्रोड्यूस्ड और नोर डिस्ट्रॉयड एज द प्लेट्स साइड हिस्टोरिकल पास्ट ईच अदर, हिस्टोरिकल पास्ट ईच अदर। तो अपने सॉरी हिस्टोरिकल नहीं है, ओरिजेंटल, ओरिजेंटली पास्ट ईच अदर, ओरिजेंटली जो पास्ट है वो ईच अदर ये करती रहती हैं, और ना ही तो इसमें कोई डिस्ट्रॉय होता है ना ही कोई प्रोड्यूस्ड होता है। तो ये इस टाइप की अपने प्लेट होती है। इसके बाद में आज जो अपने पॉइंट अगला करना है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री के बाद में, वो पॉइंट आता है अपना रेट्स ऑफ प्लेट मूवमेंट। प्लेट मूवमेंट, रेट्स ऑफ प्लेट मूवमेंट, यानी प्लेट मूवमेंट्स का रेट, या अपने ये कह सकते हैं भी प्लेट मूवमेंट्स की दर क्या है, किस दर से ये होती है। तो अपने ये कह सकते हैं भी जो अपने जो स्ट्रिप्स होते हैं या द स्ट्रिप्स ऑफ नॉर्मल एंड रिजर्व मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है इसमें, और ये जो है पैरेलल चल सकती है, जैसे मिड ओशियनिक रेंज रिजिज वगैरह जो हैं वो हेल्प करती हैं साइंटिस्ट को भी डिटरमाइन कर सके वो इनकी जो रेट्स है प्लेट मूवमेंट की, उन रेट्स को डिटरमाइन कर सके। इसके अलावा जो रेट्स है अपने जो वेरी कंसिडरेबली होता है उसको, अब जैसे एशियाटिक रिज की अगर बात करें तो एशियाटिक रिज के अंदर जो अपने स्लोवेस्ट रेट पाई जाती है जो अपने आर्कटिक रिज जो है, आर्कटिक रिज जो है उसकी अगर बात करें तो आर्कटिक रिज के अंदर स्लोवेस्ट अपने रेट पाई जाती है प्लेट की, और वो रेट जो है वो 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर की पाई जाती है। जो रेट पाई जाती है मूवमेंट की वो 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर की पाई जाती है आर्कटिक रीजन के अंदर। अदर हैंड देखें तो जैसे ईस्ट पैसिफिक रिज जो है या ईस्ट पैसिफिक राइज जो है उसके अंदर देखा जाए तो वहां पर ईस्टर्न आइलैंड जो है, उस ईस्टर्न आइलैंड के अंदर जो पैसिफिक अपने रिज है उसके अंदर अपने देखे तो चिली का जो कोस्ट है उस चिली के कोस्ट से 3,400 किलोमीटर वेस्ट में अपने चिली के पास इनकी जो रेट मिलती है अपने को प्लेट्स की, वो रेट मिलती है 50 सेंटीमीटर पर ईयर की। तो इस टाइप से अपनी ये पता लगा सकते हैं भी अपनी जो प्लेट्स हैं उन प्लेट्स की रेट्स क्या है, या वो रेट्स जो है वो प्लेट्स की कैसे रहेगी। इसमें जो स्ट्रिप्स है वो नॉर्मल होती है, नॉर्मल एंड रिवर्स मूवमेंट होती रहती है, इनमें रिवर्स मूवमेंट होती रहती है। जैसे अपने ये पैरेलल चलती है अपने जो मिड ओशियनिक रिज है उस मिड ओशियनिक रिज के पैरेलल चलती हैं। अपने जो आर्कटिक रीजन के अंदर इसकी जो स्लो रेट मिलती है वो मिलती है आर्कटिक रीजन में, आर्कटिक रिज स्लो रेट होती है इसकी 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर। और उधर पैसिफिक में देखा जाए, ईस्ट पैसिफिक में पैसिफिक राइज जो है उसके अंदर इसकी मूवमेंट देखी जाए तो वहां पर ये जो मूवमेंट मिलती है वो मिलती है 15 सेंटीमीटर के लगभग, 15 सेंटीमीटर पर ईयर की मिलती है, 15 सेंटीमीटर पर ईयर के लगभग ये चलती रहती है। तो ये अपने यहाँ पर जो इस टाइप से मिलता है। और ये जो अपने पैसिफिक ओशियन की बात कर रहे हैं ईस्ट पैसिफिक की, तो ये अपने जो चिली का वेस्ट तट है, वेस्ट ऑफ चिली से 3400 किलोमीटर वेस्ट ऑफ चिली में अपने ये अपने को देखने को मिल रहा है। तो इस टाइप से इसकी रेट्स होती है वो आती है। इसके बाद में अगला जो पॉइंट आता है अपना वो आता है फोर्स फॉर द प्लेट मूवमेंट, यानी प्लेट मूवमेंट का फोर्स क्या है, किस टाइप से ये फोर्स हो रहा है, सरक रहा है, बल क्या है, या अपने कह सकते हैं शक्ति। फोर्स मीन शक्ति, शक्ति क्या है प्लेट मूवमेंट की। फोर्स फॉर द प्लेट मूवमेंट्स या प्लेट मूवमेंट। तो प्लेट मूवमेंट्स जो है इनका फोर्स क्या है, किस फोर्स से ये प्लेट मूवमेंट आगे कर रही हैं। तो देखिए अपने जो वेगनर था, तो वेगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी या प्रपोज्ड की थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो मोस्ट ऑफ साइंटिस्ट जो थे वो बिलीव दैट द अर्थ वाज ए सॉलिड एंड मोशनलेस बॉडी, यानी
बहुत से जो वैज्ञानिक थे वो ये मानते थे भी अपनी जो अर्थ है वो क्या है, एक सॉलिड बॉडी है लेकिन मोशनलेस है, मोशनलेस बॉडी है, सॉलिड है लेकिन मोशनलेस यानी गति नहीं है। फिर क्या हुआ, कॉन्सेप्ट आया इसके बाद में सी फ्लोर स्प्रेडिंग का एंड द यूनिफाइड थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। उसके बाद में फिर यूनिफाइड थ्योरी आ गई प्लेट टेक्टोनिक की, और प्लेट टेक्टोनिक की जो थ्योरी आई तो जो सी फ्लोर थ्योरी थी और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी थी, तो ये जो दोनों थी, दोनों थ्योरी के अंदर जो सरफेस ऑफ द अर्थ था एंड द इंटीरियर आर नॉट स्टैटिक। तो ये बताया गया भी जो अर्थ का सरफेस है और जो इंटीरियर है वो दोनों स्टैटिक नहीं है, दोनों के बीच में डिफरेंस पाया जाता है और मोशनलेस भी नहीं माना गया। और उसको अपने ये बताया गया भी मोशनलेस नहीं है लेकिन उनके बीच में अपने एक डायनेमिक जो मूवमेंट है वो डायनेमिक में मूवमेंट होती है। ये जो फैक्ट है, इस फैक्ट के अकॉर्डिंग जो प्लेट्स है उन प्लेट्स में मूविंग मानी गई और ये एक्सपेक्ट किया गया भी, जो फैक्ट है इस फैक्ट को एक्सपेक्ट कर लिया गया यानी इसको मान लिया गया। इसके बाद में ये माना गया भी जो मोबाइल रॉक्स होती है बीनथ में अर्थ के अंदर, और द रिज प्लेस इज बिलीव्ड टू बी मूविंग इन ए सर्कुलर मैनर। तो जो अपने रिज प्लेस है वो एक सर्किल के अंदर चलते हैं और उस सर्किल के अंदर चलते हुए कार्य करते हैं और सरफेस जो है वो सरफेस जो है उनके ऊपर स्प्रेड होता रहता है। तो ये साइकिल जो है वो रिपीट होता रहता है ओवर टू जनरेट, और ये रेट जो है वो लगातार चलती रहती है। तो साइंटिस्ट जो हैं वो इसको कन्वेंस करते हैं या कन्वेंटिंग फ्लो बोलते हैं। ये कहते हैं भी जो हीट है वो अपने कम्स फ्रॉम अर्थ से कम होती है, इसके लिए आती है वहां से। तो इसके दो मेन सोर्स माने गए, टू मेन सोर्स जो है उनको इसमें इंक्लूड किया गया, जिसमें एक रेडियो एक्टिव डीके आता है एंड सेकंड आता है रेजिडिलियर हीट जो है उसको इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो ये जो सारी फोर्स है वो फोर्स प्लेट टेक्टोनिक के अकॉर्डिंग चलती है और उसी के अकॉर्डिंग ये वर्क करती है। तो अपने यहाँ पर वैगनर की प्रपोज्ड के बाद में थ्योरी जो थी, अपने कह सकते हैं अभी यहाँ पर वैगनर ने प्रपोज्ड की थी, वैगनर प्रपोज्ड द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, but many scientists believe that Earth is solid and motionless बॉडी। तो इसको अर्थ को एक मोशनलेस बॉडी माना गया, सॉलिड माना गया। लेकिन इसके बाद में फिर कॉन्सेप्ट आए, हाउएवर कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग एंड द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है उनका कॉन्सेप्ट आया, उस कॉन्सेप्ट से ये बात मानी गई भी जो अर्थ का सरफेस है उस सरफेस के ऊपर मूवमेंट जो है वो होती है। अर्थ का बीनथ जो है वहां पर अपने जो मेटल है उस मेटल के ऊपर जो लिथोस्फीयर है वो मूवमेंट करता है। तो अलग अलग माना गया। इसके बाद में फिर इसके अंदर आर्थर होम्स जो है उसने सबसे पहले कंसीडर किया, आर्थर होम्स फर्स्ट कंसीडर्ड। तो आर्थर होम्स थे, इन्होंने सबसे पहले कंसीडर्ड किया। इन्होंने ये आइडिया दिया 1930 के अंदर, यानी कब किया था कंसीडर इसको, 1930 में, 1930 में जो है इन्होंने 1930 के अंदर कंसीडर किया। इन्होंने कहा भी जो इन्फ्लुएंस थ्योरी है वो इन्फ्लुएंस जो थ्योरी है उस इन्फ्लुएंस थ्योरी के हो, यानी इसको बाद में इन्होंने थ्योरी को कहा भी इन्फ्लुएंस थ्योरी, या लेटर इसको इन्फ्लुएंस्ड थ्योरी के अंदर कहा भी जो अपने अर्थ जो है वो
मूवमेंट करती रहती है, या सी फ्लोर के अंदर ये देखा था भी जो सरफेस है वो किस टाइप से बना हुआ है। इसके बाद में हैरी एस जो है उन्होंने थिंकिंग की और सी फ्लोर थ्योरी के बारे में उन्होंने कहा भी जो स्लो मूवमेंट होता है वो स्लो मूवमेंट हॉट और सॉफ्ट एंड मेंटल जो है उस सॉफ्ट मेंटल के ऊपर होता है, और ये जो है वो रिजिड होते हैं, जो प्लेट्स के ऊपर अपने डिवाइड रहते हैं, और उस ड्राइविंग प्लेट के अंदर प्लेट मूवमेंट्स जो है वो होती रहती है। तो इस प्रकार से इन्होंने फोर्स फॉर द प्लेट मूवमेंट के अंदर इन्होंने बताया और कहा भी ये फोर्स ऑफ मूवमेंट जो है वो लगातार चलता रहता है। तो ये फोर्स ऑफ मूवमेंट जो है ये भी हो गया अपने। इसके बाद में अपना जो अगला पॉइंट आएगा वो पॉइंट आएगा मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट, मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट। इंडियन प्लेट का मूवमेंट। अब इंडियन प्लेट की अगर बात करें तो इंडियन प्लेट जो है इसमें जो इंक्लूड किया जाता है वो पेनिनसुलर इंडिया जो है अपना, उस पेनिनसुलर इंडिया को इसमें इंक्लूड किया जाता है। एंड अंटार्क अपने ऑस्ट्रेलियन जो कॉन्टिनेंट है उस ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट को इसका सबस्टेक्शन जोन माना जाता है। अपने सबस्टेक्शन जोन जो है उस सबस्टेक्शन जोन को इसमें मानकर इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। और उस सबस्टेक्शन जोन से अपने ये बात सामने आती है भी जो अपना इसकी जो मूवमेंट हुई प्लेट की वो पैटर्नल टाइप में हुई, और ये जो प्लेट है वो नॉर्थ साइड के अंदर जाने लग गई। अब नॉर्थ साइड के अंदर इसकी अगर मूवमेंट हुई तो नॉर्थ साइड में ये प्लेट अपने इंडियन प्लेट अपने गति करने लग गई। तो नॉर्थ साइड के अंदर ये जब जा रही थी तो वहां पर अपने जो है डाइवर्जेंट बाउंड्री जो है उस डाइवर्जेंट बाउंड्री के कारण वो प्लेटें जो है मूवमेंट कर रही थी। तो डाइवर्जेंट बाउंड्री का जब मूवमेंट होनी स्टार्ट हुई तो वहां पर बीच में एक बॉडी थी जिसका नाम था टेथिस ओशियन। तो टेथिस ओशियन जो था तो उसके ऊपर जब अपने इंडियन पेनिनसुलर इंडिया जा रहा था और उधर से यूरेशिया लैंड का पार्ट आ रहा था, तो ये दोनों पार्ट जब आके उस टेथिस से टकराए तो उस मूवमेंट की वजह से जो टेथिस था उस टेथिस के अंदर अपने उत्थान हो गया, या टेथिस जो था वहां पे जो अपने सेडिमेंट्स थे उन सेडिमेंट्स के अंदर मूवमेंट हुई, और मूवमेंट होने से वहां पर जो है हिमालय रीजन जो है वो आ गया। हिमालय रीजन आने के बाद में इसका ये माना जाता है भी हिमालय रीजन से लेके जो रोकनयामा अपने माउंटेन है म्यांमार के वहां तक इसका अपने एक्सटेंशन पाया जाता है। इसके बाद में ये जो आइलैंड है ये आइलैंड अपने पाकिस्तान की ओर अपने किरदर जो माउंटेन रेंज है वहां तक ये फैला हुआ है। स्प्रेडिंग साइट्स जो हैं वो स्प्रेडिंग साइट्स के कारण ये अलग हो गया, और इसी टाइप से ये लगातार बढ़ता रहा। रेड ओशियन के बीच में चला गया जो है अपने रेड ओशियन तक ये इसका सप्रेशन पाया जाता है। तो इस प्रकार से इसकी जो मूवमेंट है वो लगातार चलती रही। एंड आज के टाइम अगर देखा जाए तो इंडिया जो है वो एक लार्ज आइलैंड है जो सिचुएटेड है और जो ऑस्ट्रेलियन कोस्ट के ऊपर, यानी ऑस्ट्रेलियन जो कोस्ट है वहां से अपने इसका जो एक्सटेंशन है वो माना जाता है। तो ये माना जाता है अभी जो वेस्ट ओशियन था उस वेस्ट ओशियन के ऊपर आज से लगभग 225 मिलियन ईयर्स अगो 225 मिलियन ईयर्स अगो, तो 225 मिलियन ईयर्स अगो जो है मूवमेंट होनी स्टार्ट हुई इस पार्ट के अंदर, और मूवमेंट होने के बाद में ये जो है वो नॉर्थ वार्ड जाने लग गया। नॉर्थ वार्ड जो है इसका एक्सटेंशन होने लग गया, नॉर्थ वार्ड की और इसका एक्सटेंशन होने लग गया। नॉर्थ वार्ड ये जाने लग गया और नॉर्थ वार्ड जाने जर्नी इसने स्टार्ट कर ली है। नॉर्थ वार्ड की जो जर्नी है इसकी वो लगभग 200 मिलियन ईयर्स अगो पहले 200 मिलियन ईयर्स अगो पहले ये स्टार्ट हुई और स्टार्ट हो गई, ये चलने लग गया। तो इसके बाद में ये कोलाइडेड हो गया। कोलाइडेड जो होने की इसकी प्रक्रिया थी वो स्टार्ट हुई थी 40 to 50 मिलियन ईयर अगो, 40 to 50 मिलियन ईयर्स अगो जो है इसकी कोलाइडेड होने की जो अपने होना स्टार्ट हो गया था। ये पोजीशन जो है वो लगभग जाकर अपने स्टार्ट होने लग गई। इसके बाद में ये बात आती है अभी इंडिया जो है वो लगातार बढ़ने लग गया। अपने 71 मिलियन ईयर्स अगो की बात आती है
तब ये प्रेजेंट इंडिया जो है वो अपने स्टार्ट हुआ था बनना, और धीरे धीरे ये बनता चला गया। तो इस प्रकार से अपना ये माना जाता है, एक इसके एस्टिमेट लगाया जाता है भी 140 मिलियन ईयर के लगभग जो है इंडिया का अपने एक्सटेंशन होना स्टार्ट हो गया था। और 50 डिग्री जो साउथ लेटीट्यूड है, उस 50 डिग्री साउथ लेटीट्यूड के पास में जाकर इंडिया जो है वो इंडिया का अपने एक्सटेंशन माना जाता है भी वहां से ये स्टार्ट हुआ था 50 डिग्री साउथ लेटीट्यूड से, और वहां से ये नॉर्थवर्ड होना स्टार्ट हो गया। तो इसके बीच में जो दो पार्ट है, टू पार्ट जो है वो टू पार्ट सेपरेटेड होकर आपस में जुड़े, और जिसकी वजह से अपने जो है एक तो गोंडवाना लैंड का पार्ट माना जाता है, एक यूरेशिया लैंड का पार्ट माना जाता है, लोरेशिया लैंड का। तो वो दोनों पार्ट जो है, उन दोनों पार्टों के मिलने की वजह से भी अपने जो हिमालय माउंटेन रेंज है उसका अपने निर्माण हुआ। एक पार्ट जो है इसका यूरेशियन प्लेट का माना जाता है भी मूवमेंट जो है वो यूरेशियन प्लेट में हुई होगी, और इधर से अपने जो ये इंडियन प्लेट जो है इस प्लेट के अंदर मूवमेंट हुई, तो ये दोनों प्लेटें वहां पर टकराई, जिसकी वजह से अपने इंडिया जो कॉन्टिनेंट है इसका अपने निर्माण हो गया। तो इस प्रकार से जो है इंडियन प्लेट जो है उसकी मूवमेंट होती रही, और आज भी अगर देखा जाए तो हिमालय जो रीजन है या हिमालय माउंटेन रीजन जो है उस रीजन के अंदर डेवलपमेंट पाया जा रहा है। अब ये माना जाता है भी उसके अंदर अभी भी डेवलपमेंट हो रहा है। तो बहुत से जो पार्ट्स हैं उन पार्ट्स के अंदर अपने डेवलपमेंट की जो थ्योरी है वो अभी भी आ रही है सामने, जिससे अपने ये अंदाजा लगा सकते हैं भी जो डेवलपमेंट है लगातार सरफेस के ऊपर वो चल रहा है, प्लेटों की जो मूवमेंट है वो भी लगातार हो रही है, कंटिन्यू चल रही है। तो इस टाइप से अपने ये मूवमेंट होती है, और इंडिया का जो अपने निर्माण है वो हुआ था, और कंटिन्यू ये कह सकते हैं भी कंटिन्यू जो हिमालय रेंज है वो राइजिंग हो रही है, और बहुत से पार्ट्स जो हैं अर्थ के ऊपर, बहुत से ऐसे रीजन्स हैं जिनके अंदर अभी भी राइजिंग हो रही है या मूवमेंट जो है वो चल रही है प्लेट्स की, जिसकी वजह से उनका डेवलपमेंट हो रहा है। तो आज अपने जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है अपना यहां तक ही। तो इसके अंदर अब अपने अगला चैप्टर जो है 5th, उस चैप्टर को अपने स्टार्ट करते हैं। ये जो चैप्टर है इसके आपको नोट्स जो है वो प्रोवाइड हो जाएंगे। तो अपने आज जो पढ़ा उसके अंदर कन्वर्जेंट बाउंड्रीज पढ़ी, उस कन्वर्जेंट बाउंड्रीज के बारे में आपको बता दिया भी क्या होती है, यानी यहाँ पर जो क्रस्ट है वो डिस्ट्रॉयड हो जाती है, वन प्लेट जो होती है वो दूसरी प्लेट के ऊपर डाइव्ड हो जाती है, दूसरी प्लेट के ऊपर चली जाती है, और नीचे वाली जो प्लेट होती है वो मेल्टेड होकर पिघल जाती है। ट्रांसफॉर्मर बाउंड्रीज में आपको बताया भाई यहाँ पर जो है वो क्रस्ट के अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई न्यू अपने प्रोड्यूस्ड नहीं होता है या न्यू प्रोडक्ट नहीं बनता है, ना ही डिस्ट्रॉयड होती है। रेट्स ऑफ प्लेट मूवमेंट बताया भी, ये जो प्लेट मूवमेंट्स की जो रेट्स हैं वो क्या रहती हैं, ये नॉर्मल हो सकती हैं, रिजर्व मैग्नेटिक फोल्ड हो सकता है, चल सकती है, स्लो स्पीड से भी चल सकती हैं, और हाई स्पीड से भी जो रेट्स हैं इनकी आ सकती हैं। फोर्स ऑफ द प्लेट मूवमेंट के बारे में बताया भी, फोर्स ऑफ प्लेट मूवमेंट क्या है, तो प्लेट मूवमेंट कैसे होता है, किस कारण होता है, इसके टू मेन रीजन क्या होते हैं उस बताया। अब इसके बाद में अपने मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट का अपने स्टडी कर लिया। तो इस सारे का आपको जो नोट्स है वो नोट्स आपको उपलब्ध हो जाएंगे और मिल जाएंगे। तो अपने अब जो स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर 5th स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 5th जो है वो स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 5th, चैप्टर 5th जो है वो अपना मिनरल्स एंड रॉक्स से रिलेटेड है। मिनरल्स एंड रॉक्स। तो देखिए प्रीवियस जो चैप्टर किए हैं अपने, उस प्रीवियस चैप्टर के अंदर अर्थ के बारे में अपने स्टडी की भी, अर्थ जो है वो कैसे बनी, किस टाइप से उसका फॉर्मेशन हुआ, किस प्रकार से उसमें डेवलपमेंट हुआ, उसके बारे में पढ़ा। लेकिन ये जो 5th चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर अपने जो मेन रूप से जिसकी स्टडी की जाएगी या मेनली जो स्टडी की जाएगी वो मिनरल्स और रॉक्स के ऊपर स्टडी की जाएगी। अब मिनरल्स और रॉक्स की अगर बात आती है तो मिनरल और रॉक्स के अंदर तो देखिए अपने जो मिनरल्स हैं वो अपने मेटेलिक हो सकते हैं, नॉन मेटेलिक हो सकते हैं। मेटेलिक में जैसे मेटल जो है कंटेंट पाया जाता है, नॉन मेटेलिक में मेटल कंटेंट नहीं पाया जाता है, मेटल कंटेंट जो होता है वो एब्सेंट रहता है। मिनरल्स जो हैं बहुत ज्यादा मात्रा में निकाले जाते हैं, लगभग अप्रोक्सीमेटली माना जाता है अभी 2000 जो मिनरल्स हैं वो आज के टाइम में निकाले जा रहे हैं वर्ल्ड के अंदर। और उन 2000 जो मिनरल्स हैं उन 2000 मिनरल्स को नेम्स भी दिया जा चुका है।
और मेनली मेजर जो मिनरल्स हैं वो 6 टाइप के माने जाते हैं। 6 टाइप के जो मिनरल्स हैं उन्हीं को मेनली माना जाता है। तो उन मिनरल्स के बारे में अपने यहाँ पर स्टडी करेंगे। अर्थ की जो क्रस्ट है उस क्रस्ट के बारे में देखिए, अपना जो अर्थ है इसके अंदर जो कंपोज्ड पाया जाता है, या ये बात माने भी अपनी जो क्रस्ट है वो क्रस्ट कई प्रकार के जो एलिमेंट्स हैं उनसे मिलकर बनी है। अकेली ये नहीं कह सकते भी अकेली क्रस्ट सीधी बन गई, नहीं, उसमें बहुत से प्रकार के एलिमेंट्स जो हैं वो मिक्स हैं जिससे अपनी क्रस्ट जो है वो फॉर्मेशन हुई है। अब क्रस्ट के अंदर ये जो मिनरल्स हैं या ये एलिमेंट्स जो हैं वो सॉलिड फॉर्म में भी पाए जा सकते हैं, यानी अपने देखें तो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं और लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं, गैस फॉर्म में भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। लेकिन अपनी अर्थ की बात कर रहे हैं तो अपनी अर्थ जो है उस अर्थ की बात करें तो अपनी अर्थ का जो आउटर लेयर जो है इसकी बात करें तो ये तो अपने मिलती है सॉलिड में। अगर अर्थ के इनर पार्ट की बात करें, इनर पार्ट की, तो इनर पार्ट जो है वो मिलता है मेल्टेड यानी पिघला हुआ मिलता है, या मोल्टन जो है इसमें मिलता है अपने मोल्टन में, या मोल्टन पिघला हुआ मिलता है। तो अपना जो अर्थ का इंटीरियर है उसके अंदर मैग्मा मिलता है और अर्थ के ऊपर का पार्ट जो है वो सॉलिड स्ट्रक्चर के अंदर आता है। अब देखिए जो अपनी अर्थ है, इस अर्थ की अगर बात करें तो अर्थ का 98% जो पार्ट है, 98% पार्ट, 8% पार्ट जो है वो अपने जो क्रस्ट है, टोटल क्रस्ट का, अर्थ का, वो इन्हीं जो 98% पार्ट ऑफ अर्थ कंपोज्ड अर्थ क्रस्ट कंपोज्ड बाय 8 मेन एलिमेंट्स, यानी क्रस्ट का 98% पार्ट अर्थ के क्रस्ट का जो कंपोज्ड हुआ है वो मेनली 8 एलिमेंट्स से हुआ है। मुख्य रूप से 8 एलिमेंट ऐसे हैं जिनसे ये पार्ट बना है अर्थ का, क्रस्ट का जो है, अर्थ क्रस्ट जो है वो 98% पार्ट 8 एलिमेंट्स से ही बना हुआ है। अब वो 8 एलिमेंट्स कौन से हैं? सबसे बड़ी बात ये आती है वो 8 एलिमेंट्स है कौन से जिनसे 98% पार्ट बना है। अपनी 98% क्रस्ट जो है वो उसी पार्ट से बनी है, उन्हीं एलिमेंट्स से बनी है। अब उन एलिमेंट्स के अंदर बात करें तो उसमें ऑक्सीजन आ जाता है, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। तो ये मेन 8 जो है अपने एलिमेंट्स है जिनसे 98% पार्ट जो अर्थ का है वो बना है। और जो बाकी बच गया पार्ट अर्थ की क्रस्ट का, शेष जो पार्ट है उसके अंदर भी अपने कुछ पाए जाते हैं जिनमें अपने टाइटेनियम है, हाइड्रोजन है और निकल है। तो टाइटेनियम, हाइड्रोजन, निकल एंड अदर एलिमेंट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। उन सब एलिमेंट्स से मिलकर ये अर्थ का पार्ट बना है। तो इस टाइप से अपनी अर्थ का जो पार्ट है वो अपने स्ट्रक्चर है क्रस्ट की जो वो अपने बनी हुई है उस पार्ट के अंदर। अब इसके बाद में अपने बात आती है मिनरल की। मिनरल आखिर चीज क्या होती है? मिनरल आखिर चीज क्या होती है? मिनरल की अगर बात करें तो देखिए अपने जो एलिमेंट्स है अर्थ के, जो एलिमेंट्स हैं वो अर्थ की जो क्रस्ट है उसके ऊपर रियली अपने फाउंड होते हैं, एक्सक्लूसिवली वो फाउंड मिलते हैं और उन एलिमेंट्स से कंपोज्ड होकर अर्थ की जो क्रस्ट बनती है। अब ये एलिमेंट्स जो हैं वेरियस सब्सटेंस से मिलकर भी बन सकते हैं
और ये जो वेरियस सब्सटेंस जो होते हैं जिनसे रिकॉग्नाइज होकर अर्थ जो बनती है, इन वेरियस सब्सटेंस के कारण या इन वेरियस एलिमेंट्स को मिनरल्स कहा जाता है। अब मिनरल की बात कर रहे हैं तो मिनरल जो होता है वो एक नेचुरली अक्योरिंग ऑर्गेनिक एंड नॉन ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस माना जाता है इसको। यानी ये जो मिनरल जो है वो क्या होता है, एक नेचुरली अक्रिंग ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। यानी ये क्या है, एक प्राकृतिक, कार्बनिक और अकार्बनिक जो है पदार्थ होता है, एंड हैविंग एन ऑर्डरली या एक ऑर्डर के अंदर जो है इसकी एटॉमिक स्ट्रक्चर पाई जाती है, ऑर्डरली एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो इसकी पाई जाती है। एटॉमिक स्ट्रक्चर इसकी मिलेगी एंड कह सकते हैं डिफाइंड केमिकल कंपोजिशन, एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, एक डेफिनेट जो इसमें केमिकल कंपोजिशन जो है वो मिलेगी। तो ये अपने जो है इसकी एक अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर है, डेफिनेट इसमें केमिकल कंपोजिशन जो पाया जा रहा है। तो इस टाइप से ये जो है क्या अपने मिनरल्स बनता है। अब देखिए जो मिनरल होता है वो मिनरल जो है वो एक एलिमेंट से या एक से अधिक, मोर देन वन या मोर देन एलिमेंट्स जो हैं, एक से अधिक एलिमेंट्स, एक या दो एलिमेंट्स के मिलने से, यानी 1 and 2 एलिमेंट्स के अपने ऑकरेंस से या मोर एलिमेंट्स के ऑकरेंस से जो अपने बनता है मिनरल, वो मिनरल बनता है। मिनरल जो होता है उसके अंदर 1 एलिमेंट और 2 एलिमेंट जो हैं वो मिलकर बनते हैं या उससे अपने ज्यादा एलिमेंट्स मिलकर बन सकते हैं, तो वो अपने मिनरल कहलाता है। तो अपने ये मिनरल के बारे में बता दिया। आज के लिए इतना ही, कल आपको यही लेक्चर आगे स्टार्ट कराएंगे। थैंक यू।